हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माय ऑनलाइन पीडब्ल्यू एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था ये वाली वीडियो बनाने के लिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, प्योरली मेरा एक्सपीरियंस है जो भी नीट 2025 में मैंने पीडब्ल्यू के थ्रू प्रिपेयर किया था। तो पहले बता दूं मैंने कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, जो कि है माय ऑनलाइन पीडब्ल्यू एक्सपीरियंस, कि मैंने पीडब्ल्यू को ही क्यों चूज़ किया और क्या मैंने सारी चीज़ें पीडब्ल्यू के थ्रू ही कवर करी, कौन कौन से टीचर्स थे जिनसे मैंने पढ़ा, लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स कौन से मैंने पढ़े और कौन से मुझे लगता है बेटर है। मेरा क्या शेड्यूल होता था ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, सब्जेक्ट वाइज मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मेरी क्या मिस्टेक्स थी इस साल, मुझे क्या लगता है कि मैं बेटर कर सकती थी। 11th 12th के बच्चे ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए और आपको कब पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपको ऑफलाइन मोड में शिफ्ट होना चाहिए। और मैं घर में टेस्ट कैसे दिया करती थी। सबसे पहले कि मैंने पीडब्ल्यू को क्यों चूज़ किया, क्योंकि 2 साल में ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ चुकी थी। तो ऑनलाइन में मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि हम अपने मर्ज़ी से टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अपने रूम से कोचिंग जाना, कोचिंग से वापस आना, फिर सेल्फ स्टडी करना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे मुझे 2-3 साल घर से बाहर रहने की वजह से। तो मैंने ऑनलाइन मोड में इस साल प्रिपरेशन करने की सोची। मैंने घर से ही प्रिपेयर किया था। तो क्या सारी की सारी चीज़ें मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कुछ और इस्तेमाल नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा नहीं। अराउंड 60% ही चीज़ें मैंने पीडब्ल्यू ऑनलाइन के थ्रू कवर करी। बाकी मैंने और रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी किया था, जो कि जैसे टेलीग्राम से क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए थे। कुछ यूट्यूब में और टीचर्स थे जिनका पढ़ाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मैंने उनको भी फॉलो किया था। अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ पीडब्ल्यू के ही बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, नहीं तो बहुत क्लटर्ड वीडियो हो जाएगी ये। तो कौन-कौन से टीचर्स को मैंने फ़ॉलो किया था और भी सजेशंस मैं देना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा है कि हर एक बच्चे को अलग-अलग टीचर से समझ में आता है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग टीचर्स के साथ मैच होती है। तो ये कुछ फेमस टीचर्स हैं और वो टीचर्स हैं जो मोस्टली बच्चे पसंद करते हैं। अगर मैं किसी टीचर्स को मिस कर रही होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मनपसंद के टीचर्स लिख सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो जाए। मैंने बायोलॉजी में किन-किन टीचर्स को फ़ॉलो किया था? विपिन सर, तरुण सर, रुपेश सर, अर्चना मैम, समाप्ति मैम, आकांक्षा मैम और नोमेश सर। ये सारे टीचर से एक साथ नहीं पढ़ा था। एक्चुअली मैंने 3 साल ड्रॉप लिया था, तो जब मैं ऑफ़लाइन क्लासेस में भी पढ़ा करती थी, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ़ वहाँ ऑफ़लाइन की टीचर से ही पढ़ा है। कभी-कभी जब मुझे डाउट्स होता था तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब में से भी पढ़ा करती थी इन टीचर्स के थ्रू। तो माना कि अभी तरुण सर पीडब्ल्यू में नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप उनसे बॉटनी पढ़ सकते हैं। बाकी विपिन सर भी बहुत अच्छा रिवीजन कराते हैं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रुपेश सर से भी मैंने कुछ-कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। समाप्ति मैम से मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी है और नोमेश सर से भी मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी है। और अर्चना मैम और आकांक्षा मैम भी बहुत फेमस टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एंड में जाके अपना टीचर चेंज करेंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। फिर है फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एमआर सर और अलग सर से पूरा सिलेबस कवर किया था। रिवीजन मैंने पवन सर और टीबी सर से किया था। बाकी इस साल सलीम सर भी आए हुए हैं, तो मैंने सलीम सर से कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो जेईई के बच्चों को पढ़ाते थे, तो बहुत सारे बच्चों को उनका अच्छा भी लगता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं उनसे पढ़ने का भी। बाकी आयुध सर और अभिषेक सर भी काफ़ी फेमस टीचर्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका भी ट्राई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में मेरा सजेशन रहेगा कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल को आप 3 अलग सब्जेक्ट्स की तरह पढ़िए, क्योंकि तीनों की अप्रोच अलग-अलग है। ऑर्गेनिक के बारे में बताती हूँ मैं। अलग सर, योगेश सर और पंकज सर। मैं बताती हूँ, मेनली मैंने योगेश सर से ही पढ़ा था। पंकज सर से मैंने रिवीजन किया है और अलग सर से भी मैंने कुछ-कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, वो मैंने उनसे पढ़ी है। बाकी इनऑर्गेनिक मैंने मोस्टली एमडी सर से ही कवर करी है और हितेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सुना है, पर मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है। तो अगर मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अनश्योर हूँ कि मैं आपको इसमें पीडब्ल्यू के कौन से टीचर को रिकमेंड करूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, पर मैंने ना मिक्स टीचर से पढ़ा था। मतलब कुछ टॉपिक्स मैंने दीपक वशिष्ठ सर से पढ़े थे, कुछ अलग सर से पढ़े थे, कुछ पंकज सर से पढ़े थे। बाकी ऋतिक सर, अमित महाजन सर भी बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है, मैंने उनसे पढ़ा नहीं है कभी। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैंने और भी टीचर्स को फॉलो किया था फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। यूट्यूब में कुछ टीचर्स फ्री में पढ़ाते हैं, तो मैं आपको वो रेकमेंड कर दूँगी। और पीडब्ल्यू के मैंने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे। सबसे पहले तो मैंने सारे सब्जेक्ट की डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश करी थी। मेरे को ऐसा लगता है कि भले आप कहें कि नीट 2025 कितना भी टफ आया था, बट अपने बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बेसिक्स से ही क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अगर आप बोलते हैं कि नहीं, पीडब्ल्यू की डीपीपी बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर भी आप उनको सॉल्व करिए। ईज़ी क्वेश्चंस को भी एक बार सॉल्व करिए। एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़िए, फिज़िक्स में भी मेनली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसमें रीडिंग करिए,
पर जो उसकी बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वो, तो वो सब आप बिल्कुल पढ़िएगा। और क्लास के नोट्स में जो क्वेश्चन कराते थे फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स और फिजिकल में जो भी क्वेश्चंस क्लास नोट्स के होते थे, मैं उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करती थी। बाकी पीडब्ल्यू के टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी अनश्योर हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम टेस्ट दिए हैं पीडब्ल्यू के। मैंने मोस्टली और टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी हैं। तो आप पीडब्ल्यू के टेस्ट दीजिएगा, वाले टेस्ट दीजिएगा जो कि यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं ना, वो वाले टेस्ट आप पक्का दीजिएगा। और कोई सोर्सेज हैं, सबसे अच्छा सोर्स तो पीवाईक्यू ही होता है, जैसे कि नीट पीवाईक्यू और जेईई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा। मैं तो आपको बोलती हूँ, जैसे आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, तुरंत लगे हाथ आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिया करें। भले ही जब आप लास्ट में रिवीजन करते हैं तो दोबारा से पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, वैरायटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद है कि लाइव और रिकॉर्डेड कौन सा बेटर है। तो मैंने जो फॉलो किया था, मेरा जो अप्रोच था वो था रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लेक्चर ले सकती थी और कभी भी देख सकती थी। और लाइव क्लास में क्या होता है ना कि 2x पे नहीं कर सकते, अगर हम लाइव में ही देख रहे हैं तो टाइम भी बच जाता है। मुझे ऐसा लगता है ड्रॉपर लोगों को तो टाइम बचाना होता है अपना। बाकी जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं लाइव लेक्चर अटेंड, क्योंकि उसमें वो लोग थोड़ा टीचर के साथ इंटरेक्शन, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो बेटर होगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने की, जो कि है कि हम लोग कभी कभी आलस के वजह से लेक्चर छोड़ देते हैं और सोचते हैं बाद में देखेंगे, तो इस चीज़ से बचिएगा, बैकलॉग हो जाता है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा प्लीज़। मेरा क्या शेड्यूल रहता था जब मैं पढ़ती थी, तो एक्चुअली क्या था कि लास्ट ईयर नीट 2024 के लिए मैं पढ़ाई करी थी, जब री नीट के लिए मेनली, तो वो जुलाई तक, अगस्त तक खिंच गया था वो वाला टॉपिक। तो मेनली मैंने ऑनलाइन जो बैच लिया था पीडब्ल्यू का, वो सितंबर या अगस्त के टाइम पे लिया था। तो मैंने सिर्फ 8 मंथ्स ही प्रिपेयर किया था ऑनलाइन, जो कि मुझे लगा कि मोर देन सफिशिएंट है। तो मेरा फिजिक्स वीक पोर्शन था, तो मैंने मोस्टली टाइम उसी को दिया। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह 8 से 12 मतलब 3 घंटा सुबह फिजिक्स के लेक्चर्स देखती थी, और दिन में मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी और बायोलॉजी में रात को पढ़ती थी, क्योंकि सुबह मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश होता था, तो इसीलिए मैं फिजिक्स प्रेफर करती थी पढ़ना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकते हैं, आपको जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं। रात को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देती थी। मैंने बायोलॉजी के लिए सारे लेक्चर्स नहीं देखे थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने सारे लेक्चर्स देखे थे। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले फिजिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपना आप फैब तक सारे लेक्चर्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स में भी अगर आप बना सकते हैं तो वो भी फैब में बना लीजिए, नहीं तो आप मार्च तक तो अपने शॉर्ट नोट्स को पूरा कर दीजिए। ये जो फिजिक्स के लेक्चर्स थे वो इस साल के तो देखे ही थे, पर मैं अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ऑनलाइन बैच। तो मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स ना एक दिन में 2-2 3-3 भी देखा करती थी। पर अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो आप आराम आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, और एक दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स को ही देखिएगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना, उस लेक्चर को लिखने के बाद उसे याद भी करना है, उसे रिवाइज भी करना है। तो मेन फोकस आप लिखने पे मत करिएगा, याद करने में ज़्यादा करिएगा। बाकी फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करे थे, सिर्फ फिजिक्स के टेस्ट दिए थे मैंने। मतलब मुझे लगता है मैंने फुल सिलेबस टेस्ट से ज़्यादा फिजिक्स के टेस्ट ज़्यादा दिए थे। मतलब मैं क्या करती थी कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ उठा ली, उसका सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व किया, टाइमर लगा करके 70-80 या 90 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और डीपीपी मैंने सारी सॉल्व करी थी फिजिक्स की, स्पेशली फिजिक्स की डीपीपी मैंने सारी सॉल्व करी थी। केमिस्ट्री के लिए सेम अप्रोच जो मैंने फिजिक्स में फॉलो करी थी वही केमिस्ट्री के लिए भी करी थी। डीपीपी, टेस्ट, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये कवर करिएगा, फिर किसी और रिसोर्सेज में आप जंप करिएगा। तो बायोलॉजी में मेरी क्या अप्रोच थी, तो बायो में 2 तरीके के चैप्टर्स होते हैं। एक होते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर्स, यानी कि जिसमें आपको समझना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एक होते हैं थोड़े से मेमोराइज करने वाले चैप्टर्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बायोलॉजी में जितना हो सके नोट्स मत बनाइएगा एज अ ड्रॉपर। मोस्टली ड्रॉपर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी में लिखिए। आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं या फिर एक पेज लगा सकते हैं अपने बायोलॉजी की बुक में, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना, आप इनको देख लीजिएगा, इनके आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे सेल साइकिल, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स, बायोटेक। बाकी जो मेमोराइज करने वाले चैप्टर्स जैसे कि माइक्रोब्स, इकोलॉजी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनके ना आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स, डेटा, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनको शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं उनमें सजेस्ट नहीं करूँगी, उसको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि जो लाइन्स आती है ना एक्चुअल नीट के डे में, वो एनसीईआरटी से उठा के ही देते हैं वो लोग, उसको थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे, बट रहती वो वही है मेनली। तो अब मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी और मैं क्या चीज़ बेटर कर सकती थी। तो सबसे पहले तो फिजिक्स के जितने लेक्चर्स हैं ना वो एक बार में देख लीजिए, बार बार लेक्चर्स मत देखिए।
बार बार अपने नोट्स से रिवाइज करिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करिए। जहाँ पे आप अटक रहे उसका ही सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखिए या दोबारा से लेक्चर देखिए। नोट्स ना हम बना तो लेते हैं इतने सारे, हम एंड में आते आते वो सारे नोट्स पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि एंड में आते आते इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि सबको हमें एक साथ कंसाइज करना है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने फिजिक्स में ना 10-12 कॉपी बना ली थी फिजिक्स की, और लास्ट में मैंने 1-2 कॉपी भी ढंग से नहीं देखी होगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए स्टार्टिंग से ही। मतलब अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप आज कोई लेक्चर देख रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज ही के आज सॉल्व कर लीजिए, है ना। हम प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे तो बाद में बहुत सारा बैकलॉग छूट जाता है। क्योंकि और मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ एक मिस्टेक कॉपी स्टार्टिंग से बना लीजिएगा। मैंने तो काफ़ी लेट में अपनी मिस्टेक जो लिखनी शुरू करी थी, मैंने कॉपी तो नहीं बनाई थी, मैंने अपने टैब में या लैपटॉप में मैंने सारी की सारी फ़ोटोज़ खींच के रख ली थी, तो मैंने लास्ट में देखी थी, पर मैं उसे अच्छे से नहीं रिवाइज़ कर पाई थी। आप ऐसा करिएगा ज़रूर, मिस्टेक कॉपी ज़रूर बनाइएगा। 1 महीना फ्री माइंड से सोचिए, अपनी पूरी प्लानिंग करिए कि साल भर आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी होगी आपको प्रिपेयर करने में। थोड़ा-सा ना अपनी हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर बीच में हेल्थ ख़राब हो गई नीट के प्रिपरेशन के बीच में, चाहे वो मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरीके से हो, तो पूरी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। चाहे आपने कितना ही पढ़ा हो ना, एक्चुअल नीट के दिन ना आपको थोड़ा स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी आप पेपर अपने फुल पोटेंशियल से, मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, उस दिन आप वो अपना 100% दे पाएँगे। अगर आप अगले दिन लेक्चर देख रहे हैं, तो कल का पढ़ाया हुआ रिवाइज़ करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इससे आपका जो है बर्डन कम होगा, आपको रिवाइज़ भी होते रहेगा, और बैकलॉग भी आपका छूटेगा नहीं। अब मैं बताने जा रही हूँ मेरा सजेशन क्लास 11th और क्लास 12th के एस्पिरेंट्स के लिए क्या होगा। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के पास तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो ऑनलाइन मोड के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कोई भी बैकलॉग ना रखें। मतलब कि 11th का सिलेबस 11th में कंप्लीट करके ही जाइए, और सेम चीज़ें इनके लिए भी फॉलो होती हैं कि ये जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास 11th में प्रैक्टिस करके जाइए। मोस्टली बच्चों का क्लास 11th बहुत वीक होता है, इसीलिए उनको क्लास 12th में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको 12th के साथ फिर 11th भी पढ़नी पड़ती है। तो अगर कोई 11th का बच्चा दिख रहा है, तो वो शॉर्ट नोट्स बना के जाए 11th के, ताकि उसे 12th में सिर्फ 12th का पढ़ना पड़े अच्छे से, और 11th उसको अच्छे से आती हो, और टेस्ट भी देते रहिए। ऐसे मत सोचिए कि जब 12th पढ़ लूँगा फिर फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। यूनिट वाइज जो भी आपके जिस भी आप इंस्टीट्यूट में हैं, या जो भी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उससे टेस्ट देते रहिए उससे। 12th के स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, उन लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा तो बैकलॉग हो गया है। कोशिश करिए कि वो दिसंबर या जैन तक अपना बैकलॉग पूरा करने की कोशिश करिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको एक हफ्ते को डिवाइड कर लेना चाहिए। 4 दिन आप 12th पढ़िए, 2 दिन मतलब जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप पढ़िए 12th का सिलेबस, और 2 दिन आप 11th का सिलेबस पढ़िए। बाकी कंसिस्टेंसी और रिवीजन करनी चाहिए 12th के स्टूडेंट्स को। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ड्रॉप लेने से बचना है, तो इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि बोर्ड्स भी होते हैं उसी साल, नीट भी होता है, और हमें 11th भी कवर करनी होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर 12th के स्टूडेंट के ऊपर ही होता है। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपना बैकलॉग क्लियर कर दें। किस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आपने कभी भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली हैं, तो पहले आप ऑफलाइन क्लासेस लेके देख सकते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस का फील क्या होता है और ऑफलाइन का क्या होता है। बट अगर किसी को टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो मैं तो उसे सजेस्ट करूँगी कि वो ऑनलाइन क्लासेस ही ले। अगर आप में लैक ऑफ डिसिप्लिन है, मतलब आप खुद को जज नहीं कर पाते हैं, खुद की मिस्टेक्स एनालाइज खुद से नहीं कर पाते हैं, खुद रोज़ सेम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। वहाँ टीचर्स होते हैं जो कि आप पे नज़र रखते हैं, तो उससे आपका शायद थोड़ी कंसिस्टेंसी भी हो और डिसिप्लिन भी आप रहें। दूसरा, अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं, तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको देख के क्या पता आपको भी पढ़ने का मन करे। अगर आपको डाउट सॉल्विंग में दिक्कत होती है, तो आपको ऑफलाइन ही बेटर लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप डाउट्स किससे पूछें अपने। तो मैंने तो क्या किया था, मैं मोस्टली गूगल में ही सर्च करती थी डाउट्स अपने, तो हो जाते थे क्लियर। और मेरे दोस्त भी थे जो कि फिजिक्स जिनकी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उनसे भी हेल्प लिया था। और अगर आपको मतलब वो वाली फील लेनी है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ आपको दिखेगा कितने सारे बच्चे हैं, और बच्चों के डाउट्स और बच्चों की मेंटल स्टेट को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो तब आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे दूसरे जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना जब, तो उनसे हमको भी बहुत हेल्प मिलती है, दूसरे के डाउट्स और दूसरे की मिस्टेक से भी बहुत सीखने को मिलता है। लास्ट टॉपिक जो मैं इसमें कवर करूँगी वो है कि मैं घर में टेस्ट कैसे देती थी। बहुत लोगों को घर में टेस्ट देने में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी, सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं करी थी, बट पीडब्ल्यू की भी अच्छी है, मैं उसको बुरी नहीं बोल रही हूँ। जब भी मैं टेस्ट देती थी ना, तो मैं टाइमर लगा के देती थी। तो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर में, तो हर बार टाइमर लगा के दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट, मतलब कि
3 घंटे से पहले का लगाती थी, ताकि 3 घंटे से पहले मेरा पेपर सॉल्व हो जाए और मैं दोबारा से एक बार गो थ्रू और कर लूँ पेपर को, जो कि मैं नहीं कर पाती थी। एक्चुअली मुझे 3 घंटा लग जाता था। उसके बाद है आप टेस्ट उसी टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे नीट का एक्चुअल टाइम होता है 2 से 5 के बीच में, तभी आपको क्या कहते हैं आदत बनी रहेगी। और आप टेस्ट को कैसे देते हैं वो भी मैटर करता है। वैसे मैंने तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि मैं लैपटॉप या टैब में देख करके पेपर देती थी। क्वेश्चन पेपर मैं प्रिंट नहीं करती थी, बट अगर आप प्रिंट करा सकते हैं तो उससे बेटर और कुछ नहीं होगा। नीट वाले दिन जो पेपर होता है ना, उसमें आपको पीछे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहुत कम जगह होती है क्वेश्चन के बगल में जिसमें आपको सॉल्विंग करनी होती है क्वेश्चन की। तो आप ऐसे पेज का यूटिलाइजेशन करिए जिससे कि आप कम जगह पर ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। दूसरा है OMR का हमेशा प्रिंट आउट निकाल करके ही टेस्ट दीजिएगा। ऐसे नहीं कि एक पेज में 1 2 3 4 लिख के टिक लगा रहे हैं या ऑप्शंस लिख रहे हैं। बाकी अपना एग्ज़ाम ऑनेस्ट और फेयर मैनर में लिखिएगा, मतलब खुद से ऑनेस्ट रहना प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लिया, नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी मैं अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए कि नहीं मुझे समझ में आ गया, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, है ना। अपने पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप पेपर दें खुद से, क्योंकि आप खुद ही पेपर दे रहे हैं अपने घर में, तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी खुद एनालाइज करनी पड़ेंगी। अपनी मिस्टेक डायरी में लिखिए। अगर हो सके तो आप किसी टीचर के कांटेक्ट में उनसे अपने डाउट सॉल्व कर लीजिए, किसी अपने दोस्त से करवा लीजिए, या ऑनलाइन आजकल सारे डाउट्स क्लियर हो ही जाते हैं, आप गूगल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप ढंग से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, क्योंकि नीट 2025 का पेपर भी अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा टफर साइड में था, तो नीट 2026 वाले तो ऑलरेडी अब थोड़े सतर्क हो गए कि इस लेवल का पेपर भी आ सकता है। तो डरिए मत कि पेपर कैसा आएगा। आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए, अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी या कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज वीडियो में जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बेस्ट विशेज़। आई एम ग्रेटफुल।